नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 24 से लेकर 31 मई 2023 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। दोस्तों, यदि आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम का पब्लिक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पर सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो आपको दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए उसे। क्या क्या आपको मिलेगा वहाँ पर? इंपॉर्टेंट अपडेट्स और न्यूज़ मिलेगी बीपीएससी एग्जाम से संबंधित। फ्री प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की पीडीएफ मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पेज पर। टॉपर के रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं एमपीएन एकेडमी ऐप के जो टेस्ट सीरीज होते हैं करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन के, और एमपीएन एकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियो अपडेट्स भी आपको मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। पहला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन मई 2023 में हिरोशिमा जापान में किया गया? विच एडिशन ऑफ द G7 समिट वॉज हेल्ड इन हिरोशिमा जापान इन May 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये 49वां सम्मेलन था। 19 से 21 मई 2023 तक आयोजित 49वें G7 सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों ने वर्तमान में चल रहे अध्ययनों और रिपोर्टों के उत्तर में अपनी जलवायु संबंधी कार्य सूची के प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया। G7 ने वर्ष 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया है। G7 नेताओं ने रूस की आक्रामकता के युद्ध के प्रति प्रतिक्रिया में एकता, शक्ति और प्रतिबद्धता का एक शक्तिशाली बयान दिया। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2022 में कहाँ हुआ था और अगला यानी 50वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा 2024 में। इसी से संबंधित एक और प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन G7 का एक सदस्य देश है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेंबर कंट्री ऑफ G7? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। कनाडा है, चीन, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया इसका मेंबर नहीं है। इस समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि हमेशा G7 की वार्षिक बैठक में शामिल होते हैं। इस समूह का गठन 1975 में किया गया था। G7 का कोई एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है, ध्यान में रखिएगा। हर साल इसे जिस भी देश में G7 सम्मेलन आयोजित होता है वहीं पर इसका मुख्य कार्यालय बना दिया जाता है। जापान ने 2023 के लिए G7 की अध्यक्षता संभाली। देशों के वैश्विक दक्षिण तक पहुंचने के प्रयास में जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, भारत, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और वियतनाम के नेताओं को भी आमंत्रित किया था। बैठक में शामिल होने वाले अन्य 2 व्यक्ति कौन हैं? ये तो रहे G7 के मेंबर। ये 8वें और 9वें व्यक्ति कौन हैं आपको बता देता हूँ। ये हैं चार्ल्स मिशेल, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष, और ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? इन विच सिटी द युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम विल बी स्टैब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आगामी राष्ट्रीय संग्रहालय के वर्चुअल वॉक थ्रू का उद्घाटन किया। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के हिस्से के तहत स्थापित किया जाएगा। संग्रहालय राष्ट्रपति भवन के बगल में उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉकों में 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक में फैला होगा, जिसमें 3 मंजिलें होंगी। संग्रहालय में 8 विषयगत खंड होंगे और यह 5000 वर्षों से अधिक की भारत की समृद्ध सभ्यता संस्कृति को प्रदर्शित करेगा। ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 यानी जो 5वां संस्करण है उसकी मेजबानी किस शहर द्वारा की जाएगी? विच सिटी विल होस्ट द 5th एडिशन ऑफ द ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल इन 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, तिरुवनंतपुरम। द्विवार्षिक कार्यक्रम 2023 का संस्करण तिरुवनंतपुरम, केरल में 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन सेंटर फॉर इनोवेशन इन साइंस एंड सोशल एक्शन द्वारा आयुष मंत्रालय, केरल सरकार और कई आयुर्वेद संघों के सहयोग से किया जा रहा है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं। इसका जो थीम है इस बार का वो है स्वास्थ्य सेवा में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। जिन स्टूडेंट्स को 69वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का पीडीएफ चाहिए उसके बारे में
जानकारी यहाँ पर दी जा रही है। लेकिन आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी का PDF ही क्यों, क्योंकि दोस्तों हमने करके दिखाया है। आइए पिछले 4 साल और 5 एग्जाम्स की परफॉर्मेंस आपको दिखाते हैं। 66वीं BPSC प्रीलिम्स का एग्जाम 2020 में हुआ था। कुल प्रश्न एम्पियन एकेडमी PDF से टैली हुआ है 36। बिहार SI प्रारंभिक परीक्षा 2021, क्योंकि 2021 में BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं कोविड के कारण से, तो जो सेकेंड बेस्ट एग्जाम हुआ है वो हमने लिया है। उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों मिला करके 31 प्रश्न टैली हुए हैं। 67वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2022 में एक बार तो कैंसिल हो गया था और फिर उसके बाद री एग्जाम हुआ, दोनों मिला करके 59 प्रश्न टैली हुए हैं। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा 2022 में ही 30 प्रश्न टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। और अभी हाल ही में 68वीं BPSC प्रारंभिक परीक्षा 2023 में हुआ है और इस बार के प्रश्न बहुत ही हार्ड थे। यहाँ भी प्रश्न टैली हुआ है 23। तो दोस्तों आपने देखा 4 साल 5 एग्जाम्स, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। एम्पियन एकेडमी दोस्तों कंसिस्टेंसी के लिए जाना जाता है। कुल मिला करके एम्पियन एकेडमी करंट अफेयर्स PDF से इन 5 एग्जाम्स में 217 प्रश्न पूछे गए थे करंट अफेयर्स से संबंधित और 179 क्वेश्चंस टैली हुआ है एम्पियन एकेडमी PDF से। तो परफॉर्मेंस क्या रहा 82.49% एंड दैट इज एम्पियन एकेडमी फॉर यू। दोस्तों इन सभी एग्जाम्स में पूछे गए करंट अफेयर्स जो कि एम्पियन एकेडमी से टैली हुए हैं, इस सभी की वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएगी और हमारे एम्पियन एकेडमी के टेलीग्राम पेज पर भी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। आपको इन सभी वीडियोस को देखना चाहिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से प्रश्न BPSC प्रीलिम्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एम्पियन एकेडमी का इस्तेमाल आप लोग इसे क्रैक करने में कैसे कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि 69वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम करंट अफेयर्स PDF जो एम्पियन एकेडमी द्वारा जारी की जाती है क्या क्या आपको मिलेगा और किस प्रकार से आप साल भर के करंट अफेयर्स को सिस्टमेटिक तरीके से केवल 18 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं एक बार। सबसे पहला टाइप जो कंटेंट मिलेगा वो मिलेगा वीकली करंट MCQs नेशनल और इंटरनेशनल। साल भर में कुल 50 PDF के लगभग रहेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी इंक्लूड रहेगा। एक PDF को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा, तो 300 मिनट यानी 5 घंटे में आप साल भर के वीकली करंट MCQs को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड टाइप का कंटेंट है मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स नेशनल और इंटरनेशनल का 12 महीने का 12 PDF। एक PDF को रिवाइज करने में आपको 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 6 घंटे में इसे भी आप साल भर के कंटेंट को समाप्त कर सकते हैं। बिहार मंथली करंट अफेयर्स, इसकी आपको MCQs और शॉर्ट नोट्स दोनों एक ही PDF में अवेलेबल कराई गई है। 14 PDF रहेगा, 12 महीने का 12 PDF। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे और बजट। एक PDF को रिवाइज करने में लगभग 30 मिनट का समय लगेगा, तो कुल 7 घंटे में इसे भी आप समाप्त कर लेंगे। इसके अलावा आपको गोल्डन करंट अफेयर्स ऐप बेस्ड रिवीजन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे आप अपना खुद का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। दोस्तों करंट अफेयर्स में तो एम्पियन एकेडमी का कोई जोड़ ही नहीं है मार्केट में। एम्पियन इज चैंपियन इन करंट अफेयर्स। इसके अलावा दोस्तों हमने डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज लॉन्च किया हुआ है। इसमें आपको अल्ट्रा इंपॉर्टेंट 3000 MCQs मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन और जो पूरा टेस्ट सीरीज है वो 25 भाग में डिवाइडेड है, यानी 25 सेट मिलेंगे आपको और एक सेट में 120 प्रश्न रहेंगे। हिस्ट्री से 30 प्रश्न, साइंस से 30 प्रश्न एक सेट में, बिहार से 20 प्रश्न, इकोनॉमी से 10 प्रश्न, पॉलिटी से 10 प्रश्न, ज्योग्राफी से 10 प्रश्न और मैथ और रीजनिंग के भी 10 प्रश्न आपको मिलेंगे। मैथ और रीजनिंग को छोड़ करके आपको सभी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और पिछले साल की परफॉर्मेंस इसमें भी शानदार रही है। 25 सेट हैं दोस्तों और 24 प्रश्न टैली हुआ है, यानी हर एक टेस्ट से लगभग एक प्रश्न टैली हुआ है और एक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए आपको 90 मिनट्स का समय दिया जाता है। आप टेस्ट को सॉल्व कीजिए और रिजल्ट तुरंत आप चेक कर सकते हैं कि आपका कितना मार्क्स आया है। दोस्तों ये PDF और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? यदि आपने एम्पियन एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, टाइप कीजिए एम्पियन एकेडमी और इस प्रकार से एम्पियन एकेडमी का ऐप है उसे इंस्टॉल कीजिए। OTP के साथ आप लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद स्टोर सेक्शन में वहाँ पे चले जाइए, आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। 69वीं BPSC करंट अफेयर्स PDF कोर्स और डायमंड स्टैटिक GK टेस्ट सीरीज 2 प्रकार के कोर्सेस मिलेंगे अलग अलग हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में। आप जिस लैंग्वेज में ऑप्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पर पेमेंट का लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत ही मामूली शुल्क पर ये सभी कंटेंट आपको प्रोवाइड
किया जा रहा है। कोर्स के कंटेंट सेक्शन में सभी स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तीसरा, इन पर्सन क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? थर्ड, इन पर्सन क्वाड लीडर्स समिट वाज हेल्ड इन विच सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिरोशिमा में। पहले इसका आयोजन सिडनी में होना था, लेकिन G7 शिखर सम्मेलन हो रहा था हिरोशिमा में, तो यहीं पर यह सम्मेलन आयोजित कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई को जापान के हिरोशिमा में तीसरे इन पर्सन व्यक्तिगत क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के साथ भाग लिया। इस सम्मेलन में क्वाड लीडर्स का विजन स्टेटमेंट इंडो पैसिफिक के लिए स्थायी भागीदार जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में अगले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए क्वाड नेताओं को भारत में आमंत्रित किया है। उपभोक्ता नीति पर ISO की समिति यानी कोपोल्को प्लेनरी के 44वें संस्करण की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? विच कंट्री होस्टेड द 44th एडिशन ऑफ ISO's कमिटी ऑन कंज्यूमर पॉलिसी कोपोल्को? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत द्वारा। भारत ने 23 से 26 मई को नई दिल्ली में प्रतिष्ठित ISO कोपोल्को की वार्षिक बैठक के 44वें संस्करण की मेजबानी की। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया। कोपोल्को की अध्यक्ष कौन है? सैंडी डेंटन, और महासचिव सर्जियो मुजिका भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। ISO यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है और दुनिया के 168 देश इसके सदस्य हैं। यह संगठन व्यापार और सामाजिक क्षेत्रों की विविध श्रेणियों को प्रभावित करने वाले वैश्विक मानकों का विकास करता है। और यह जो ISO संगठन है यह 1947 में अस्तित्व में आया था। बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4 का सफलतापूर्वक परीक्षण किस देश द्वारा किया गया? विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बैलिस्टिक मिसाइल खुर्रमशहर 4? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान ने 2000 किलोमीटर की दूरी तक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है। ईरान की खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल सऊदी अरब से लेकर इजराइल और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को तबाह कर सकता है। इसका जो वजन है वह 1500 किलोग्राम है और यह मिसाइल 2000 किलोमीटर रेंज तक जा सकती है। इस मिसाइल का नाम ईरानी शहर के नाम पर रखा गया है जो 1980 के दशक में इराक ईरान युद्ध के दौरान भारी लड़ाई का केंद्र बना था। पुरुषों की भाला फेंक में वर्तमान विश्व नंबर 1 रैंक धारक कौन है? हु इज द करेंट वर्ल्ड नंबर 1 रैंक होल्डर इन द मेंस जेवलिन थ्रो? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नीरज चोपड़ा। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहली बार पुरुषों की भाला फेंक में नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है। नीरज चोपड़ा ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स से 22 अंक आगे हैं। 1455 अंकों के साथ चार्ट में शीर्ष पर हैं। 25 वर्षीय चोपड़ा ने हाल ही में सीजन की शुरुआती दोहा डायमंड लीग जीती है। पिछले साल 30 अगस्त को भारतीय भाला फेंक नीरज चोपड़ा विश्व नंबर 2 पर पहुंच गया था, लेकिन तब से मौजूदा विश्व चैंपियन पीटर्स से पीछे रह गए थे, लेकिन ये पहली बार इन्होंने पीटर्स को पीछे कर दिया है। टाइम शेल्टर पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक टाइम शेल्टर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव और अनुवादक एंजेला रोडेल ने टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जीता है। यह एक डार्क कॉमिक उपन्यास है जिसमें अतीत को एक प्रकार से पुनर्जीवित करते हुए प्रदर्शित किया गया है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि को लेखक और अनुवादक के बीच बांटा गया है। यह पहली बार है जब मूल रूप से बुल्गारिया से प्रकाशित एक उपन्यास ने वार्षिक पुरस्कार जीता है। पिछले वर्ष भारत की किस लेखिका को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन और बुक का भी नाम लिखिएगा। नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मूल्य वर्ग के स्मारक सिक्के का अनावरण किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवेल्ड ए commemorative coin of which denomination on the occasion of the inauguration of the new parliament house? The right answer is option number C। सही जवाब है इसका 75 रुपये का कॉइन। इस नए 75 रुपये के सिक्के की आकृति 44 मिलीमीटर व्यास के साथ गोलाकार है, जिसमें 50% चांदी, 40% तांबा और निकल और जस्ता 5% है। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? द न्यू पार्लियामेंट हाउस ऑफ इंडिया वॉज इनॉग्रेटेड ऑन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 28 मई 2023 को। नया संसद भवन पुनर्निर्मित सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है।
आर्किटेक्ट बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किए गए नए संसद भवन का निर्माण वर्ष 2019 में शुरू हुआ था। नया संसद भवन आकार में त्रिकोणीय है, ट्रायंगल शेप में ये है। दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 5 में है, इसलिए इमारत को भूकंप रोधी बनाया गया है। वर्ष 2026 के बाद सीटों की कुल संख्या पर रोक हटने पर लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 545 से काफी बढ़ने की संभावना है। लोकसभा कक्ष में वर्तमान के 543 के बजाय 888 सीटें होंगी, जिसकी क्षमता बढ़कर 1272 हो जाएगी। सेंट्रल हॉल के अभाव में लोकसभा का उपयोग दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हेतु किया जाएगा। इसी से संबंधित एक ऐतिहासिक प्रश्न और देखिए, भारत की पहली संसद का उद्घाटन कब हुआ था? When was the first Parliament House of India inaugurated? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, 18 जनवरी 1927 को। केंद्र सरकार की सेंट्रल विस्टा वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक मौजूदा संसद भवन का डिजाइन हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था। इसमें सर लुटियंस का भी योगदान था। 12 फरवरी 1921 को तत्कालीन काउंसिल हाउस का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनॉट और भारत के तत्कालीन गवर्नर ने किया था। लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के. विश्वनाथन ने भारतीय संसद भवन और इसके निर्माण का जिक्र अपनी पुस्तक में किया है। इसका उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। इस भवन के निर्माण पर उस समय 83 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 2020-21 जो कोविड काल था, उस दौरान नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों के बीच किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? Which state has secured the first position among the large states in नीति आयोग's annual health index for 2020-21 which is COVID period? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, केरल। 19 बड़े राज्यों में केरल पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर तेलंगाना है। जबकि सूची में अंतिम स्थान पर बिहार है 19वें नंबर पर, उत्तर प्रदेश उसके बाद सेकेंड लास्ट 18वें नंबर पर और थर्ड लास्ट मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर। 8 छोटे राज्यों में त्रिपुरा ने सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन किया है। मणिपुर सूची में अंतिम स्थान पर है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है, टॉप पर है, और दिल्ली सबसे अंतिम स्थान पर है। हड़प्पा सभ्यता की डांसिंग गर्ल मूर्ति की खोज किसने की थी? Who discovered the dancing girl of the Harappan civilization? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, अर्नेस्ट मैके। यह मूर्ति कांसे से बनी है और इसे लॉस्ट वैक्स तकनीक का उपयोग करके बनाया गया है। ब्रिटिश पुरातत्वविद अर्नेस्ट मैके ने 1926 में मोहनजोदड़ो में डांसिंग गर्ल की खोज की थी। अभी न्यूज में क्यों है ये? सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल मूर्ति का समकालीन, देख लीजिए तस्वीर में आप, संस्करण दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 के शुभंकर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। इस शुभंकर को बनाने हेतु जीआई द्वारा संरक्षित चन्नापट्टा खिलौनों के पारंपरिक शिल्प का उपयोग किया गया था। इसने मूल रूप से विकृति के कारण विवाद खड़ा कर दिया है, क्योंकि दोनों मूर्ति का पोज एक ही तरह का है। हाल ही में चर्चा में रहा पलूर नहर किस राज्य में स्थित है? द पलूर कैनाल विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने ओडिशा के गंजम जिले के पलूर नहर में ईल की एक नई प्रजाति की पहचान की है। प्राचीन ओडिशा के नाम पर इसे पिसोडोनोफिस कलिंगा नाम दिया गया है। यह दिखने में सांप जैसा है और इसकी लंबाई 560 मिलीमीटर से 7 मीटर तक हो सकती है। यह खोज एशिया के सबसे बड़े खारे पानी के लेगून चिल्का लेगून और आसपास के पलूर नहर में की गई। शारजा मास्टर्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 को किस भारतीय ने जीता है? विच इंडियन हैज वन द शारजा मास्टर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन एरिगैसी। अर्जुन एरिगैसी ने अंतिम राउंड में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक याकूब बोएव को मात देते हुए 6.5 अंक बनाकर छठा शारजा मास्टर्स 2023 खिताब जीता। टाई ब्रेकर के अनुसार डी गुकेश को तीसरा स्थान दिया गया। निहाल सरीन जो एक और भारतीय थे, शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र अन्य भारतीय हैं। ये 9वें स्थान पर रहे। किस देश ने लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट का उपयोग करके 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजा है? विच कंट्री हैज सेंट 3 एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस यूजिंग द लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेनझोउ 16 अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह नागरिक अंतरिक्ष यात्री को शामिल करने वाला देश का पहला मिशन है। चीन के अंतरिक्ष सपने में 2029 तक
चंद्र आधार और चालक दल के चंद्र मिशन की योजना शामिल है, जबकि तियांगयोंग अंतरिक्ष स्टेशन वैज्ञानिक प्रयोगों तथा नई प्रौद्योगिकियों के परीक्षण की सुविधा प्रदान करेगा। वर्ष 2024 से 27 के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया है? Who has been elected for the second term as the external auditor of the World Health Organization WHO for 2024 to 27? The right answer is option number D. गिरीश चंद्र मुर्मू। जिनेवा में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के बाह्य लेखा परीक्षण के रूप में चयन के बाद यह भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG गिरीश चंद्र मुर्मू का दूसरा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्य है। खाद्य और कृषि संगठन FAO, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEI और अंतर संसदीय संघ IPU तथा WHO के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में CAG का प्रमुख फिर से चुना जाना अंतर्राष्ट्रीय लेखा क्षेत्र में भारत की शक्ति को दिखाता है। हाल ही में चर्चा में रही चांगथी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? चांगथी प्रोजेक्ट विच इज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरल। मलयालम परीक्षा में प्रवासी श्रमिकों की उपलब्धि केरल साक्षरता मिशन के तहत चांगथी परियोजना की सफलता पर प्रकाश डालती है। समाज में प्रवासी मजदूरों द्वारा सामना किए जाने वाले बहिष्कार को संबोधित करते हुए डिजाइन किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य इन्हें मलयालम तथा हिंदी में पढ़ना लिखना सिखाना है। यह कार्यक्रम पहली बार 15 अगस्त 2017 को पेरम्बूर केरल में शुरू किया गया था। NVS-1 उपग्रह को हाल ही में किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? NVS-1 सैटेलाइट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत द्वारा। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV ने 29 मई को अपने 15वें मिशन की शुरुआत की। इसरो ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से GSLV रॉकेट का उपयोग करते हुए अत्याधुनिक नौवहन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट का वजन है 2232 किलोग्राम। इस मिशन का उद्देश्य वास्तविक समय डेटा प्रदान करके स्थिति और समय सेवाओं में क्रांति लाना है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 2023 में किस राज्य में किया गया? इन विच स्टेट द थर्ड एडिशन ऑफ द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 was organized in 2023? The right answer is ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण का आयोजन 25 मई से 3 जून तक उत्तर प्रदेश के 4 शहरों वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में आयोजित की गई। इस खेलों में 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4750 से अधिक एथलीटों ने 21 प्रतियोगिताओं में भाग लिया। IPL 2023 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP ऑफ द सीजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर MVP ऑफ द सीजन अवार्ड इन IPL 2023? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शुभमन गिल। इस अवार्ड को आप कह सकते हैं मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड। अन्य पुरस्कारों की सूची इस प्रकार से है। ऑरेंज कप भी मिला है शुभमन गिल को ही, ये गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते थे। इन्होंने 890 रन बनाए हैं। पर्पल कैप जो कि सबसे अधिक विकेट लेने वाले को दिया जाता है मोहम्मद शमी को मिला है, जिन्होंने 28 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल के लिए डेवन कॉनवे को मिला है अवार्ड CSK के। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन यशस्वी जायसवाल। IPL इतिहास में 11 फाइनल व 250 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन IPL हिस्ट्री टू प्ले 11 फाइनल्स एंड 250 मैचेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, MS धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी IPL इतिहास में 250 मैच और 11 IPL फाइनल खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। IPL 2023 के फाइनल में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैदान में उतरते ही इन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। IPL 2023 का फाइनल बारिश के कारण रिजर्व डे 29 मई को खेला गया। यह IPL का 19वां सीजन था। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 के पहले क्वालिफायर में गुजरात की टीम को 15 रनों से हराकर IPL फाइनल में 10वीं बार पहुंचकर इतिहास रच दिया था। इससे पहले कोई भी IPL टीम यह मुकाम हासिल नहीं कर पाई है। चेन्नई सुपर किंग्स CSK ने अब तक कुल कितनी बार IPL का खिताब जीता है? हाउ मेनी टाइम्स हैज चेन्नई सुपर किंग्स CSK वन द IPL टाइटल सो फार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5 बार। MS धोनी की नेतृत्व वाली CSK गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में गत विजेता गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हराकर IPL 2023 की विजेता
बन गई है। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 214 रन बनाए, जो आईपीएल फाइनल का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। इसके तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, 96 रनों की पारी खेली है 47 गेंदों में साई सुदर्शन ने। डीएलएस डकवर्थ लुईस सिस्टम के तहत सीएसके को 171 रनों का संशोधित लक्ष्य मिला था। सर जडेजा के नाम से मशहूर सीएसके के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने मैच की आखिरी 2 गेंद पर एक छक्का और एक चौका लगाकर अपनी टीम को विजेता बना दिया। भारत का नया केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर सीवीसी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाई। प्रवीण 1988 बैच के असम मेघालय कैडर के रिटायर आईएएस ऑफिसर हैं। सीवीसी की भूमिका संभालने से पहले प्रवीण ने सुरेश एन पटेल का कार्यकाल पूरा होने के बाद कार्यवाहक सीवीसी के रूप में कार्य किया है। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस यूरोप 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी द ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस यूरोप 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लंदन। ग्लोबल वेल्थ कॉन्फ्रेंस GWC लंदन में 30 मई से 1 जून तक आयोजित की गई। यह सम्मेलन निवेशकों के लिए निवेश के भविष्य को फिर से परिभाषित करने और महत्वपूर्ण निवेश निर्णय लेने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। GWC के मुख्य आकर्षण में से एक उल्लेखनीय भारत केंद्रित फंड का प्रत्याशित लॉन्च है। $10 बिलियन की अपेक्षित निवेश राशि के साथ इस फंड का उद्देश्य भारतीय बाजार में पर्याप्त पूंजी प्रवाह उत्पन्न करना है। भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग मंच फिपिक का तीसरा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज द थर्ड फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फिपिक समिट हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पपुआ न्यू गिनी। यह सम्मेलन 22 मई को पोर्ट मोरेस्बी पपुआ न्यू गिनी में आयोजित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ इसकी सह अध्यक्षता की और इसमें 14 प्रशांतीय द्वीपीय देशों कौन कौन से? कुक आइलैंड्स, फिजी, किरीबाती, मार्शल आइलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरू, नियू, समोआ, सोलोमन आइलैंड्स, पलाऊ, पपुआ न्यू गिनी, टोंगा, तुवालू और वानुआतू ने भाग लिया। सम्मेलन ने व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। सागर परिक्रमा यात्रा चरण 5 की शुरुआत किस तटीय शहर से की गई? सागर परिक्रमा यात्रा फेज 5 हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम विच कोस्टल सिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, करंजा। इस चरण का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित एक तटीय शहर करंजा में हुआ। इस कार्यक्रम में इस प्रयास के महत्व पर जोर देते हुए लगभग 6000 मछुआरों, मछली किसानों और विशिष्ट अतिथियों की भागीदारी देखी गई। इस यात्रा में गेटवे ऑफ इंडिया रायगढ़ जिले में करंजा, रत्नागिरी जिले में मीरकरवाड़ा, सिंधुदुर्ग जिले में देवगढ़, दक्षिण गोवा में मालवन, वास्को, मरमुगांव और कैनाकोना जैसे प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा शामिल है। ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों ने रेल लिंक के निर्माण को अंतिम रूप देने के समझौते पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह मार्ग कैस्पियन सागर पर ईरानी शहर रस्त से किस देश के अस्तारा तक जाएगा? द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान एंड रशिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट टू फाइनलाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेल लिंक। दिस रूट विल रन फ्रॉम द ईरानियन सिटी ऑफ रस्त ऑन द कैस्पियन सी टू अस्तारा ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान। ये है वो क्षेत्र। इस रेल कनेक्शन के अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में काम करने की उम्मीद है, जिसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच व्यापार को सुव्यवस्थित करना है। यह बाल्टिक सागर के साथ स्थित रूसी बंदरगाहों और हिंद महासागर और खाड़ी में स्थित ईरानी बंदरगाहों के बीच एक निर्बाध संबंध स्थापित करेगा, जिससे इन क्षेत्रों के बीच सुचारू व्यापार और परिवहन को सक्षम किया जा सकेगा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ अलग अलग एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, इन PDF के सारे आप इस आधे घंटे के वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिससे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। दोस्तों, एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिंड कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। रेसेप तैयब एर्दोगन ने हाल ही में तुर्की में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव में किसे हराया है? Whom did Recep Tayyip Erdogan defeat in the recently concluded presidential election in Turkey?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कमाल किलिचदारोग्लू। राष्ट्रपति एर्दोगन ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुनाव जीता है। इन्होंने विपक्ष के नेता कमाल को हराया। पहले चरण में किसी को बहुमत नहीं मिला था, जो कि 14 मई को इलेक्शन हुआ था, और सेकेंड राउंड हुआ है 28 मई को, और इसमें एर्दोगन को वोट मिले हैं कुल 52.18%। 50% से अधिक वोट मिल गए तो ये विजेता घोषित हो गए। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।